Well, students, today's topic is nominal and real wages. First of all, we will discuss what is meant by wages. The remuneration paid to the labor in return for their services is called wage. अब आप देखिए कि जब हम किसी को हायर करते हैं किसी काम के लिए तो हम उसे मुआवजा देते हैं और ये जो मुआवजा है यही उसके वेजेस हैं। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ मेंट बाय लेबर। लेबर से क्या मुराद है? लेबर इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स ऑल पर्सन्स वर्किंग फिजिकली और मेंटली। लेबर से मुराद इकोनॉमिक्स में वो तमाम अफराद हैं जो या तो ज़हनी काम करते हैं या जिस्मानी काम करते हैं। आम तौर पर सिर्फ जिस्मानी काम करने वाले लोगों को लेबर कहा जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में पर्सन वर्किंग फिजिकली और मेंटली दे ऑल आर इंक्लूडेड इन लेबर। अब इसका मतलब ये है कि स्किल्ड, अनस्किल्ड, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, सैलरीड, नॉन सैलरीड, तमाम लोग लेबर में शुमार किए जाते हैं और इसीलिए इन लोगों को जो काम का मुआवजा मिलता है इसे हम कहते हैं वेजेस। अब ये जो डेफिनेशन नेक्स्ट दी हुई है बेनहम की डेफिनेशन है, अ वेज में बी डिफाइंड एज अ सम ऑफ मनी पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू अ वर्कर इन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। आमतौर पर आपने देखा होगा जब कोई शख्स किसी जगह जॉब करता है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है कि वर्कर ये काम करेगा और एम्प्लॉयर उसके बदले उसे इतना मुआवजा अदा करेगा। ये ओरल भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट और रिटन भी हो सकता है। अक्सर जगहों पे जहाँ परमानेंट नेचर की जॉब होती है रिटन एग्रीमेंट होता है। लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से कंपल्शन होती है कि जो वर्कर आप अपॉइंट करें उसके साथ आपका एक रिटन एग्रीमेंट हो। लेकिन अक्सर जगहों पे रिटन एग्रीमेंट नहीं होता जहाँ टेम्परेरी नेचर की जॉब होती है। अब आगे देखिए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द रिम्यूनरेशन इज डिसाइडेड बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड अ वर्कर बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, but sometimes labor receive remuneration for their work without any contract। एक डॉक्टर है, एक ट्रेडर है और बहुत सारे लोग पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते कि कितने पैसे लेंगे, बाद में पैसे वसूल करते हैं। जब हम उनसे कोई चीज़ ले लेते हैं या उनकी खिदमात हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद वो मुआवजा ले रहे होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि बाज़ हालात में कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होता, स्टार्ट में एग्रीमेंट नहीं भी होता,
तो इस बेनहम की डेफिनेशन में चूँकि कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज़ शामिल है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, लिहाजा अगर हम इसे थोड़ा इम्प्रूव कर लें इस डेफिनेशन को, तो फिर यूँ कह सकते हैं कि द पेमेंट मेड टू द लेबर इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और इंडिपेंडेंटली, एक मुआहदे के तहत या मुआहदे के बगैर इंडिपेंडेंटली। अब आगे चलिए, इसी स्लाइड पे देखें, आगे है नॉमिनल वेजेस और उसके बाद है रियल वेजेस। ये नॉमिनल वेजेस क्या है? वो वेजेस जो इन टर्म्स ऑफ मनी पे किए जाते हैं वो नॉमिनल वेजेस कहलाते हैं। वेजेस पेड टू लेबर in terms of money, it is called nominal wage. For example, if you are paying rupees 5,000 to your home servant, domestic servant, तो it is real wages. आप एक माह में अपने घर में काम करने वाले मुलाजिम को 5,000 रुपये देते हैं, इन एडिशन टू फ्री अकोमोडेशन, फ्री क्लॉथिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, उसका भी हम जिक्र नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, कितने आप इन टर्म्स ऑफ मनी उसे पे कर रहे हैं। ये क्या है? उसके नॉमिनल वेजेस है। अब रियल वेजेस क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच अ वर्कर रिसीव्स in the form of necessities, comforts and luxuries in return for the services rendered. एक वर्कर आपको सर्विसेज दे रहा है और आप उसको उसके बदले में सिर्फ 5,000 नहीं दे रहे, बल्कि उसको फ्री क्लॉथिंग भी दे रहे हैं, फ्री फूड भी दे रहे हैं, फ्री शेल्टर भी दे रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहे हैं। अब जब ये तमाम फैसिलिटीज़ आप प्लस कर दें नॉमिनल वेजेस में, तो ये क्या कहलाएंगे? रियल वेजेस। ये है टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी आप उसको कैश की शक्ल में क्या उसे सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, आप उसको अदर बेनिफिट्स की शक्ल में क्या सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? रियल वेजेस। एक और आपको मिसाल देता हूँ। एक ये सर्वेंट है जो आपके घर में काम कर रहा है, एक सर्वेंट वो है जो आपके ऑफिस में काम करता है। फ़र्ज़ करें आपका ऑफिस सर्वेंट जो है, यू आर पेइंग 10,000 पर मंथ, लेकिन ही हैज़ मैनेज्ड his own residence. He is paying electricity bill from his own pocket. He is meeting all his expenses on food, clothing, traveling, etc. अब ये वर्कर 10,000 रुपये लेता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ उसके पास कुछ भी नहीं बचता, जबकि आपके घर पे काम करने वाला शख्स चूँकि उसको कुछ भी नहीं खर्च करने, लिहाजा उसके पास 5,000 जो हैं वो सारी की सारी सेविंग है। तो यहाँ रियल वेजेस किसके ज़्यादा हुए? बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि नॉमिनल वेजेस चूँकि उसके 10,000 है तो उसकी सैलरी ज़्यादा है, लेकिन रियल वेजेस किसके ज़्यादा? जो आपके घर काम कर रहा है। गो उसको आप 5,000 दे रहे हैं, लेकिन आप उसको तमाम सहूलतें फ़राहम कर रहे हैं, उसके तमाम एक्सपेंसेस आप ख़ुद बेयर कर लेते हैं। ये 5,000 उसकी सेविंग है। जबकि आपका ऑफिस सर्वेंट, उसकी कोई सेविंग नहीं,
वो सारी सैलरी 10,000 रुपये खर्च कर देता है। आगे चलिए अगली नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट आर द फैक्टर्स डिटर्मिनिंग रियल वेजेस? कौन सी चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जाता है कि रियल वेजेस किसके कम हैं किसके ज़्यादा हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी हम मुख्तलिफ़ प्लेसेस के एतबार से और मुख्तलिफ़ टाइम के एतबार से देखते हैं। अगर हम प्लेसेस के एतबार से देखें तो यूँ देखेंगे कि दो जगह है। एक जगह लिविंग कॉस्ट कम है, दूसरी जगह लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है। जैसे यहाँ मिसाल दी हुई है, एक डॉक्टर है वो लाहौर या गुजरांवाला में काम करता है और एक डॉक्टर इस्लामाबाद में काम करता है। अब ये जो छोटे शहर हैं यहाँ लिविंग कॉस्ट कम है, रिहाइश सस्ती मिल जाती है, खाने पीने के अखराजात कम हैं। लेकिन इस्लामाबाद जैसे शहर में लिविंग कॉस्ट चूँकि ज़्यादा है, लिहाजा वहाँ परचेजिंग पावर डॉक्टर की कम होगी। यहाँ लिविंग कॉस्ट कम है, यहाँ परचेजिंग पावर डॉक्टर की ज़्यादा होगी। तो लाहौर में इसका मतलब है जो डॉक्टर काम करता है या गुजरांवाला में जो डॉक्टर काम करता है उसके रियल वेजेस ज़्यादा होंगे, चूँकि वो सेव कर सकता है, उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, वो उतनी ही रकम में उतनी ही तनख्वाह में सेव भी कर लेता है। जबकि इस्लामाबाद में जॉब करने वाला डॉक्टर कुछ भी नहीं बचा पाता, वहाँ काम करने वाले डॉक्टर के रियल वेजेस कम होंगे। अगर हम अब मुख्तलिफ़ टाइम की बात करें, टाइम के लिहाज से अगर आप देखें 70s या 80s में रियल वेजेस ज़्यादा थे, बावजूद इसके कि नॉमिनल वेजेस कम थे। यूँ समझ लीजिए कि 80s में एक गवर्नमेंट सर्वेंट अगर 3,000 रुपये लेता था सैलरी, और आज का गवर्नमेंट सर्वेंट अगर 50,000 रुपये सैलरी लेता है, तो उस वक्त के 3,000 रुपये ज़्यादा परचेजिंग पावर रखते थे आज के 50,000 रुपये की निस्बत इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो परचेजिंग पावर 3,000 की ज़्यादा थी। नॉमिनल वेजेस आज ज़्यादा हैं, लेकिन रियल वेजेस उस वक्त ज़्यादा थे। उन 3,000 में लोग तमाम एक्सपेंसेस अपने मीट किया करते थे। आज 50,000 में वो एक्सपेंसेस एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मीट नहीं कर पाता। तो ये है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा अर्निंग। अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू अर्न इन एडिशन टू योर रेगुलर अर्निंग, जैसे एक टीचर एग्जामिनेशन ड्यूटी करता है, पेपर मार्क कर लेता है, और एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला शख्स सिर्फ सैलरी ले रहा है दूसरी तरफ, तो दोनों की सैलरी बराबर है। लेकिन टीचर चूँकि एडिशनल अर्निंग कर लेता है, एक्स्ट्रा अर्निंग कर लेता है, इसकी वजह से उसके रियल वेजेस ज़्यादा होंगे। इसमें एक्स्ट्रा अर्निंग में बाज़ औक़ात इन टर्म्स ऑफ फ्री अकोमोडेशन भी होती है, इन टर्म्स ऑफ फ्री फूड, फ्री क्लॉथिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी है, फ्री ट्रांसपोर्ट भी है। जिन लोगों को ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, गोया उनको एक्स्ट्रा अर्निंग है ये, और उनके रियल वेजेस ज़्यादा हैं।
और जिनको ये सहूलतें नहीं हैं उनके रियल वेजेस कम है। थर्ड है ओवर टाइम। अब देखिए, जिन इदारों में, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में आप अपने रेगुलर वर्किंग टाइम के बाद बैठते हैं तो वो आपको पे करते हैं, उन इदारों के वर्कर्स ज़्यादा मेंटली सेटिस्फाइड है। बिकॉज इफ़ दे सिट लेट दे आर बीइंग कॉम्पनसेटेड, उनके रियल वेजेस ज़्यादा है ड्यू टू द पेमेंट ऑफ ओवर टाइम। और जहाँ ये पेमेंट नहीं हो रही वहाँ रियल वेजेस कम है। इसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपकी जॉब की नेचर रेगुलर है, परमानेंट है, या इरेगुलर और एडहॉक आपकी जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है। जिस शख्स की जॉब परमानेंट है, जिस वर्कर की जॉब परमानेंट है, उसके रियल वेजेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो मेंटली सेटिस्फाइड है कि उसे नहीं निकाला जाएगा। और एक ऐसा शख्स जो परमानेंट जॉब नहीं कर रहा, एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, 2 साल की, 3 साल की, 1 साल की, उसे नहीं मालूम कि उसकी जॉब एक्सटेंड होगी या नहीं, तो वो मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होता उतना जितना दूसरा रेगुलर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है। लिहाजा रियल वेजेस का कम या ज़्यादा होना आपकी जॉब की जो रेगुलर या इरेगुलर नेचर पे भी डिपेंड करता है। रेगुलर नेचर की जॉब है तो रियल वेजेस ज़्यादा है, और अगर इरेगुलर है, एडहॉक है, तो रियल वेजेस कम है। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ वर्क। वर्किंग कंडीशंस बड़ी अहम होती हैं रियल वेजेस को डिटरमिन करने में। 2 वर्कर हैं, दोनों की सैलरी बराबर है, लेकिन एक वर्कर जिस जगह काम करता है वो कंफर्टेबल प्लेस है, उसका एम्प्लॉयर सिंपैथेटिक है, अच्छी तरह डील करता है। इसके बरक्स एक ऐसी जगह है जहाँ ना तो काम करने के हालात बहुत अच्छे हैं और ना एम्प्लॉयर सिंपैथेटिक है, तो फॉर्मर प्लेस पे रियल वेजेस ज़्यादा होंगे और लेटर प्लेस पे रियल वेजेस कम होंगे। उसके बाद है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। जो जॉब आप कर रहे हैं, देखा जाता है कि इसमें आपके आगे बढ़ने के इम्कानात कितने हैं। अगर तो जॉब इस नेचर की है कि ब्राइट चांसेस हैं आगे बढ़ने के, तरक्की के इम्कानात बहुत हैं, तो फिर तो आप के रियल वेजेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर बड़ी स्टैगनेंट किस्म की जॉब है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, आगे प्रमोशन के इम्कानात बहुत कम है, तो रियल वेजेस आपके कम होंगे। देखिए यहाँ लिखा है रियल वेजेस ऑफ वर्कर आर कंसिडर्ड हाई इफ़ देयर आर मोर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हिज राइज इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एन ASI इन पुलिस डिपार्टमेंट are brighter than an accounts assistant in a government office. Thus, the real wages of ASI are high. तो ASI के जो रियल वेजेस ज़्यादा हैं चूँकि उसके प्रमोशन के प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं, और एक अकाउंट्स असिस्टेंट जो ऑफिस में काम कर रहा है सेम स्केल एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसके चूँकि आगे बढ़ने के इम्कानात बहुत कम हैं, लिहाजा उसके रियल वेजेस कम होंगे। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अथॉरिटी। देखा ये जाएगा
कि दो वर्कर हैं, दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास इख्तियार है और एक वो लोग हैं जिनके पास इख्तियार नहीं है। दोनों का स्केल एक जैसा, तनख्वाह एक जैसी, लेकिन इख्तियार जिनके पास है उनके रियल वेजेस ज़्यादा हैं और जिनके पास इख्तियार नहीं है उनके रियल वेजेस कम कंसिडर होते हैं। आप देख लीजिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और एक डिप्टी डायरेक्टर, दोनों का ग्रेड एक जैसा है, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट की वजह से, इख्तियारात ज़्यादा होने की वजह से हम कहते हैं उसके रियल वेजेस ज़्यादा है। नेक्स्ट है सोशल स्टेटस। रियल वेजेस इस चीज़ पे भी डिपेंड करते हैं कि जहां आप जॉब करते हैं उसका सोशल स्टेटस क्या है। आपने देखा होगा हमारे मुआशरे में डीएमजी ग्रुप, पुलिस ग्रुप में जो लोग जॉब करते हैं, दे एंजॉय हाई सोशल स्टेटस इन द सोसाइटी, वेयर एज इसी ग्रेड में काम करने वाला एक टीचर या प्रोफेसर उस सोशल स्टेटस को एंजॉय नहीं करता, क्योंकि यहाँ सोशल स्टेटस उसे हासिल है जिसके पास इख्तियार है। तो ये पॉइंट्स थे जिन पे रियल वेजेस डिपेंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।